अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं राव और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो 1980 की दहशत से भरी सच्चाई है। ये कहानी इतनी डरावनी है कि अगर आप अकेले हैं तो अभी किसी को अपने पास बुला लें। अपने कमरे की बत्ती जरूर जला लें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी नींद छीन लेगी। ये वाकया है 1985 का, जब पाकिस्तान में अभी तक मोबाइल फोन नहीं आए थे और लोग एक दूसरे से मिलने के लिए खुद जाते थे। लाहौर के इचरा बाजार में, जहां आज भी भीड़ रहती है, एक छोटा सा फोटो स्टूडियो था। उसका नाम था नूर स्टूडियो। उस स्टूडियो का मालिक था बशीर अहमद, तकरीबन 50 साल का एक बहुत शरीफ और नेकी दिल आदमी। बशीर की बीवी का नाम था सकीना और उनके 3 बच्चे थे। स्टूडियो में बशीर के साथ एक नौजवान असिस्टेंट भी काम करता था, जिसका नाम था रमजान। रमजान सुबह से शाम तक स्टूडियो में रहता, कस्टमर्स को हैंडल करता और फोटोज डेवलप करने में बशीर की मदद करता। उस जमाने में डिजिटल कैमरा नहीं थे, सब कुछ मैनुअल था। फोटोज डेवलप करने के लिए डार्क रूम में घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। स्टूडियो में रोजाना लोगों की शादियों की तस्वीरें खींची जाती थीं, बच्चों की पहली तस्वीर और फैमिली पोर्ट्रेट्स। बशीर का काम बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी स्टूडियो में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। मार्च का महीना था 1985 का। उस साल लाहौर में खास तौर पर बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक दिन जुमे रात को तकरीबन शाम के 5 बजे, जब स्टूडियो में सिर्फ 2-3 कस्टमर बाकी थे, एक लड़की स्टूडियो के दरवाजे पर खड़ी थी। वो लड़की तकरीबन 20 या 22 साल की होगी। उसका कद दरमियाना था, रंग गोरा था और वो बिल्कुल सफेद शलवार कमीज में थी। उसके बाल लंबे और खुले थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई पुराना दुख उसकी आंखों में छुपा हो। जब बशीर ने उसे देखा तो थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त अकेली लड़कियां इतनी रात को बाजार में कम ही नजर आती थीं। लड़की ने स्टूडियो के अंदर दाखिल होते ही बशीर से बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे अपनी तस्वीर खिंचवानी है। बशीर ने कहा, बिल्कुल बेटी, बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, ये कस्टमर्स की फोटोज कंप्लीट कर देता हूं, फिर तुम्हारी बारी। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ आपसे तस्वीर खिंचवानी है, और वो भी जब स्टूडियो में कोई और ना हो। ये सुनकर बशीर को थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, क्यों बेटी, क्या बात है, कोई परेशानी है? लड़की ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, बस मेरी एक शर्त है। मेरी तस्वीर में सिर्फ मेरा चेहरा होना चाहिए, क्लोज अप, और कोई नहीं होना चाहिए स्टूडियो में। मैं कल शाम 6 बजे आऊंगी, तब आप अकेले हो। बशीर शरीफ आदमी था। उसने सोचा शायद लड़की की कोई फैमिली प्रॉब्लम है या कोई और मजबूरी है। उसने कहा, ठीक है बेटी, कल 6 बजे आ जाना। लड़की ने अपने कपड़ों की जेब से 10 रुपए निकाले और बशीर को एडवांस दिए। उस जमाने में 10 रुपए बहुत अच्छी रकम होती थी। फिर वो लड़की चली गई, मगर जाते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर स्टूडियो को देख रही थी। रात को जब बशीर घर गया तो उसने अपनी बीवी सकीना को उस लड़की के बारे में बताया। सकीना ने कहा, बशीर, तुम्हें इतनी रात को अकेली लड़की का काम नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या मामला हो। मगर बशीर ने कहा, देखो, वो बहुत परेशान लग रही थी, शायद कोई जरूरतमंद है, अल्लाह के लिए उसकी मदद कर देता हूं। अगले दिन यानी सैटरडे की शाम बशीर ने रमजान को पता नहीं क्या बहाना बनाकर घर भेज दिया। स्टूडियो में सिर्फ बशीर अकेला रह गया। ठीक 6 बजे वो लड़की आ गई। इस बार भी वो वैसे ही सफेद कपड़ों में थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सुनसान। बशीर ने स्टूडियो का दरवाजा बंद किया और उसे चेयर पर बिठाया। स्टूडियो के अंदर एक खास जगह थी जहां बैकग्राउंड वाइट शीट लगा था और लाइट सेट थे पोर्ट्रेट्स के लिए। लड़की चेयर पर बिल्कुल सीधी बैठ गई, जैसे कोई मुर्दा बैठी हो। बशीर ने अपना पुराना याशिका कैमरा उठाया और उसे ट्राइपॉड पर सेट किया। उसने लाइट्स एडजस्ट किए और लड़की से कहा, बेटी, मुस्कुरा दो थोड़ा। मगर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधा कैमरा की तरफ देखती रही। बशीर ने कैमरा के व्यू फाइंडर में अपनी आंख लगाई और फोकस एडजस्ट करने लगा। मगर जब उसने व्यू फाइंडर के अंदर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। कैमरा में वो खूबसूरत लड़की नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह एक भयानक, डरावना चेहरा था। आंखें बिल्कुल काली और खाली, जैसे 2 गहरे खाली कायान हों। चेहरे पर नीले और काले धब्बे थे, बाल बिखरा और गीले थे।
गले पर लाल और जामुनी अंग के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से गला घोंटा हो। बशीर की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर कैमरा से नजर हटाई और सीधा लड़की को देखा। लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी, वैसी ही खूबसूरत सफेद कपड़ों में बैठी हुई। बशीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, शायद मेरी आंखों का धोखा है या थकान की वजह से हैलुसिनेशन हो रहा है। उसने फिर से हिम्मत करके कैमरा में देखा और फिर से वही भयानक चेहरा, वही लाश जैसा मुंह, मगर इस बार वो चेहरा हंस रहा था, एक अजीब सी मुस्कुराहट जो रगों में खून जमा देने वाली थी। बशीर के हाथ कांपने लगे, मगर उसने अपने आप को संभाला, अल्लाह का नाम लिया और फोटो खींच ली। क्लिक की आवाज से लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से खोलीं और खड़ी हो गई। उसने बशीर को देखा और पहली बार मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट भी कुछ अजीब थी। उसने कहा, शुक्रिया, मैं परसों तस्वीर लेने आ जाऊंगी, शाम को 6 बजे। और वो चली गई। स्टूडियो के दरवाजे से निकलते वक्त ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने एसी चला दिया हो, हालांकि स्टूडियो में एसी था ही नहीं। बशीर ने फौरन दरवाजा बंद किया और कुछ देर तक वहां खड़ा सोचता रहा। फिर उसने कैमरा से फिल्म निकाली और डार्क रूम में गया। डार्क रूम स्टूडियो के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जहां कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ लाल बत्ती जली रहती थी फोटोज डेवलप करने के लिए। बशीर ने फिल्म को डेवलपर में डाला और प्रोसेस शुरू की। तकरीबन आधे घंटे बाद जब फोटो डेवलप होकर निकली, तो जो बशीर ने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। फोटो में वो खूबसूरत लड़की नहीं थी, फोटो में एक लाश थी, एक लड़की की लाश जो शायद पानी में बहुत देर तक पड़ी रही थी। चेहरा बिल्कुल नीला, आंखें खाली, मुंह थोड़ा खुला हुआ, जैसे चीखने की कोशिश कर रही हो। गले पर लाल और जामुनी निशान साफ नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने रस्सी या हाथ से गला घोंटा हो। सफेद कपड़े गीले और मैले थे। बशीर की चीखें डार्क रूम से बाहर तक गईं। वो फोटो को हाथ से गिराकर बाहर भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल धक धक कर रहा था। उसने फौरन स्टूडियो बंद किया और सीधा घर भागा। घर पहुंचकर उसने सकीना को सब कुछ बताया, रोते हुए। सकीना पहले तो यकीन नहीं हुई, मगर जब उसने बशीर का हाल देखा तो समझ गई कि कुछ तो हुआ जरूर है। उसने कहा, बशीर, तुम्हें मौलवी साहब से मिलना चाहिए या फिर किसी पीर से। मगर बशीर ने कहा, नहीं, मैं कल फिर स्टूडियो जाऊंगा। अगर वो लड़की आई तो उससे सवाल करूंगा कि ये सब क्या है। रात भर बशीर सो नहीं सका। बार बार उसको वो भयानक चेहरा याद आ रहा था। सुबह नमाज के बाद उसने बहुत सी आयात पढ़ीं और हिम्मत बांधी। संडे को बशीर ने स्टूडियो खोली, मगर दिन भर घबराहट महसूस होती रही। वो फोटो उसने फाड़कर कचरा में फेंक दी थी। शाम को ठीक 6 बजे वो लड़की फिर आ गई। इस बार उसके साथ ठंडी हवा का झोंका फिर आया। लाइट्स थोड़ी सी डिम हो गईं। लड़की ने अंदर आते ही पूछा, तस्वीर तैयार है? बशीर ने हिम्मत करके कहा, बेटी, पहले मुझे ये बताओ तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। वो लड़की बशीर के बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि बशीर को उसकी सांस महसूस हो रही थी। मगर हैरत की बात ये थी कि उस लड़की की सांस में कोई गर्माहट नहीं थी, बिल्कुल ठंडी हवा जैसे किसी डीप फ्रीज से आ रही हो। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। उसने कहा, मेरा नाम सोबिया है। 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी वॉल्ट सिटी में। मेरा शौहर नदीम था। उसकी कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, मगर मैंने उससे मोहब्बत से शादी की। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद उसने मुझसे मेहर के पैसे मांगे। मैंने कहा कि मेरे वालिद गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं। एक रात, जनवरी की ठंडी रात, उसने मेरे गले में दुपट्टा लपेट दिया और मुझे मारने लगा। मैं तड़प तड़प कर मर गई। फिर उसने मेरी लाश को कैनाल में फेंक दिया, इछरा के करीब वाली कैनाल में। उसने सबको कह दिया कि मैं घर से भाग गई। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी सब समझते हैं कि मैं अपनी मर्जी से भाग गई और अब किसी और के साथ हूँ। मेरी लाश आज भी उस कैनाल की गहराई में पड़ी है। कोई ढूंढ नहीं रहा मुझे, क्योंकि सबको लगता है मैं जिंदा हूँ।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी तस्वीर मेरे घर पहुँच जाए ताकि मेरे वालिद को पता चले कि मैं मर गई हूँ। उन्हें पता चले कि मैं उन्हें छोड़कर नहीं गई, मुझे जबरदस्ती छीन लिया गया। ये कहकर वो लड़की या वो रूह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बशीर के आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? सोबिया ने कहा, मेरा घर शाह जमाल के करीब है, मोची गेट के पास। मेरे अब्बू का नाम है गुलाम रसूल, वो रिक्शा चलाते हैं। मेरी फोटो उन्हें दे दें, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बशीर ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी? तुम्हारे शौहर का घर कहाँ है? सोबिया ने एक पता दिया, लोहारी गेट का। फिर वो लड़की धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे धुआं की तरह हवा में घुल गई। लाइट्स वापस नॉर्मल हो गईं, कमरे का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया। बशीर वहीं जमीन पर बैठ गया, सोचता रहा बहुत देर तक। फिर उसने फैसला किया कि वो सोबिया की मदद करेगा। अगले दिन सोमवार को बशीर ने वो फोटो फिर से प्रिंट की जो उसने डेवलप की थी, मगर इस बार मिरेकल हुआ। फोटो में सोबिया का नॉर्मल चेहरा था, वही खूबसूरत लड़की सफेद कपड़ों में, मगर उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसके गले के करीब हल्के से निशान नजर आ रहे थे। बशीर ने वो फोटो लेकर शाह जमाल का रास्ता लिया। मोची गेट के पास पूछ पूछ कर गुलाम रसूल का घर ढूंढा। एक छोटी सी गली में एक टूटे फूटे घर के सामने एक बुढ़ा आदमी रिक्शा साफ कर रहा था। बशीर ने पास जाकर पूछा, आप गुलाम रसूल हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, क्या काम है? बशीर ने कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो बुढ़ा बशीर को अंदर ले गया। घर में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो तस्बीह पढ़ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लगा जैसे रोजाना रोती हो। बशीर ने फोटो निकाली और गुलाम रसूल को दिखाते हुए कहा, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? फोटो देखते ही गुलाम रसूल की चीखें निकल गईं। ये मेरी बेटी है सोबिया, ये मेरी बेटी है। अम्मी, अम्मी देखो सोबिया की तस्वीर। बूढ़ी अम्मी ने फोटो देखी और वो भी रोने लगी। उन्होंने कहा, सोबिया 3 महीने पहले घर से चली गई। उसके शौहर ने कहा कि वो भाग गई। हमने हर जगह ढूंढा मगर नहीं मिली। बशीर ने सारा वाकया सुना दिया, सोबिया की रूह से मिलने वाली बात और उसकी मौत का किस्सा। पहले तो दोनों बुजुर्ग यकीन नहीं किए, मगर जब बशीर ने तफसील से बताया तो उन्हें यकीन आ गया। गुलाम रसूल ने फौरन पुलिस को फोन किया। उस वक्त लाहौर में पुलिस का सिस्टम इतना डेवलप्ड नहीं था, मगर फिर भी केस रजिस्टर हो गया। पुलिस ने सोबिया के शौहर नदीम को पकड़ने के लिए लोहारी गेट वाले घर का दौरा किया। नदीम वहीं था और जब पुलिस ने उससे पकड़कर पूछगछ की तो पहले तो उसने इनकार किया, मगर जब उसे सोबिया की फोटो दिखाई गई और बताया गया कि उसकी लाश कहाँ है तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने सोबिया को मेहर और जेवर के लिए मारा था, फिर लाश को इचरा कैनाल में फेंक दिया था। 3 दिन बाद पुलिस डाइवर्स ने कैनाल की गहराई से सोबिया की लाश निकाली। लाश बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बशीर ने फोटो में देखी थी। नीला चेहरा, गीले कपड़े और गले पर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स। सोबिया को उसके माँ बाप ने घर के करीब कब्रिस्तान में दफनाया। नदीम को उम्र कैद की सजा हुई और सोबिया की रूह को सुकून मिला। उस दिन के बाद बशीर ने कभी उस स्टूडियो में अकेले काम नहीं किया। वो कहता था कि जिन लोगों की बेमौत होती है उनकी रूहें बेचैन रहती हैं। वो इंसाफ चाहती हैं, अपने माँ बाप की दुआ चाहती हैं। जब तक उन्हें प्रॉपर दफनाया नहीं जाता तब तक वो भटकती रहती हैं। कुछ हफ्तों बाद एक रात बशीर ने ख्वाब देखा। ख्वाब में सोबिया आई, इस बार हंसती हुई और बिल्कुल नॉर्मल। उसने कहा, चचा शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। फिर वो दुआ देते हुए चली गई। बशीर उठा तो उसकी आंखों में सुकून था। आज भी इचरा बाजार में वो स्टूडियो मौजूद है, मगर अब उसका नाम बदल गया है। पुराने लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, और कैनाल के करीब वाले लोग कहते हैं कि आज भी कभी कभी सफेद लिबास में एक लड़की रात को दिखाई देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात कि जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है, चाहे इंसाफ में देर हो मगर मिलता जरूर है। दूसरी बात कि हमें अपनी बेटियों की कद्र करनी चाहिए,
उनकी इज्जत करनी चाहिए। तीसरी बात कि जो लोग इस दुनिया से बेजुबान चले जाते हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर आवाज़ देता है। और चौथी बात कि मोहब्बत और रिश्तों की कीमत सिर्फ पैसे और जेवर में नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन को जोर से दबा दें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि जुल्म का क्या अंजाम होता है। सब्सक्राइब जरूर करें राव वॉइस को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली डरावनी कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये कहानी, और अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो कमेंट्स में शेयर करें, मैं उसे अगले वीडियो में जरूर फीचर करूंगा आपके नाम के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, किसी पर जुल्म मत करें और ना ही किसी का दिल तोड़ें। अल्लाह हाफिज और खुदा हाफिज।